गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोगों ने पिछली कक्षा में एक समान वृत्तीय गति के अंतर्गत अभिकेंद्र त्वरण के बारे में पढ़ा था। तो जब कोई कण एक समान चाल से किसी वृत्तीय पथ पर गति करता है तो उस पर त्रिज्यीय दिशा में केंद्र की ओर एक त्वरण कार्य करता है, जिसको हमने कहा था अभिकेंद्र त्वरण। ये ए जो है यहाँ पे अभिकेंद्र त्वरण है। अब यहाँ पे कोई एम द्रव्यमान का कण है यहाँ, जो इस वृत्ताकार मार्ग में क्या कर रहा है, वृत्तीय गति कर रहा है। तो न्यूटन का जो गति का नियम है वो क्या कहता है कि यहाँ पे अगर द्रव्यमान m और त्वरण है तो न्यूटन के नियम के अनुसार त्वरण तभी उत्पन्न होते हैं जब उस दिशा में कोई बल कार्य करे, अर्थात एक समान वृत्तीय गति में कण पर त्रिज्या के अनुदिश यानी कि इस डायरेक्शन पे त्रिज्या के अनुदिश केंद्र की दिशा में बल कार्य करेगा, और इसी बल को हम क्या कहेंगे, अभिकेंद्र बल। तो अभिकेंद्र बल को आप कैसे परिभाषित कर सकते हैं? अभिकेंद्र बल वह बल है जो किसी कण को वृत्तीय मार्ग में चला सकता है। इस बल की दिशा सदैव वृत्तीय मार्ग के केंद्र की ओर होती है, इसलिए इसको केंद्र की ओर होने के कारण इसको अभिकेंद्र बल कहा जाता है। अब हम इस अभिकेंद्र बल के लिए सूत्र देखते हैं। सबसे पहले माना कि एक समान चाल v से m द्रव्यमान का कोई कण r त्रिज्या के, ये देख सकते हो आप, r त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है। तो कण पर लगने वाला अभिकेंद्र त्वरण क्या होगा? यहाँ पे कण पर लगने वाला अभिकेंद्र त्वरण क्या होगा? A बराबर, ये हमने पिछली कक्षा में पढ़ा है कि कण पर लगने वाले अभिकेंद्र त्वरण का सूत्र क्या होता है, A बराबर v²/r। अब देखो, न्यूटन की गति के नियम से बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणा त्वरण। लेकिन यहाँ पे हम अभिकेंद्र बल की बात कर रहे हैं, तो अभिकेंद्र बल बराबर क्या हो जाएगा, द्रव्यमान गुणा अभिकेंद्र त्वरण। तो बल, अभिकेंद्र बल को F से डिनोट किया, और द्रव्यमान m और अभिकेंद्र त्वरण हमने देखा v²/r होता है। तो F बराबर हमको क्या मिल गया, m.v²/r। तो ये जो समीकरण एक है, ये जो है अभिकेंद्र बल का द्रव्यमान रेखीय वेग, v जो है यहाँ पे रेखीय वेग है, और r क्या है, त्रिज्या। तो द्रव्यमान रेखीय वेग तथा त्रिज्या के रूप में ये जो है अभिकेंद्र बल का सूत्र है। अब ये तो रेखीय वेग के रूप में हो गया। अब हम देख लेते हैं आगे कोणीय वेग के रूप में। तो आप लोगों को पता है कि v बराबर क्या होता है, कोणीय वेग के पदों में देखेंगे तो ओमेगा r। तो इस v की वैल्यू को आप इक्वेशन 1 में पुट कर दो, तो क्या मिलेगा आपको? इक्वेशन 1 में पुट करोगे तो F = m ओमेगा r का होल स्क्वायर/r, फिर ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, r स्क्वायर हो जाएगा, फिर एक r से कैंसिल हो जाएगा, फिर आपको मिल जाएगा F = m ओमेगा स्क्वायर r। ये जो इक्वेशन 2 है, ये द्रव्यमान, कोणीय वेग और त्रिज्या के रूप में एक दूसरा फॉर्मूला है, अभिकेंद्र बल का सूत्र है। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 है ना, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों ही क्या है, अभिकेंद्र बल का सूत्र है। अब हम देखते हैं अभिकेंद्र बल का महत्व। तो हमने आगे पीछे जो पढ़ा है, इससे पहले जो पढ़ा, उससे क्या स्पष्ट है कि कोई भी जो वस्तु है वो वृत्तीय गति तभी करता है
जब उस पर अभिकेंद्र बल लगता है। यदि वृत्तीय गति करने वाले कण को अभिकेंद्र बल ना मिले तो क्या हो जाएगा, वो वृत्तीय गति नहीं कर पाएगा, उसकी वृत्तीय गति समाप्त हो जाएगी और वो स्पर्श रेखा की दिशा में गति करने लगेगी। इसको हम नीचे 2 उदाहरणों से समझते हैं। सबसे पहले एक उदाहरण देखते हैं। आप लोग क्या करो, ये आप करके देख सकते हैं ना, ये आपने बचपन में कई बार किया भी है। क्या करते हैं, एक रस्सी लेते हैं, ठीक है, और एक पत्थर लेते हैं। तो इस रस्सी से इस पत्थर को बांध देना। उसके बाद हम बांध के इसको इस टाइप से वृत्तीय मार्ग में हम अगर गोल गोल घुमाते हैं तो क्या होता है, जो पत्थर है वो वृत्तीय गति करने लगता है, ठीक है। अब क्या होगा, अगर ये रस्सी जो है बीच से टूट जाती है तो क्या होता है कि ये जो पत्थर है वो स्पर्श रेखीय दिशा में गति करती है। इसका कारण क्या है कि जब रस्सी नहीं टूटी थी, जब ये वाले कंडीशन पे थे, तो जब रस्सी नहीं टूटी थी तो उस पत्थर को भी केंद्र बल मिल रहा था केंद्र की दिशा में, तो वो क्या कर रहा था, वृत्तीय गति कर रहा था। लेकिन जैसे ही रस्सी टूटता है तो भी केंद्र बल का मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, और वो जो है वृत्तीय पथ के स्पर्श रेखा है ना, स्पर्श रेखा की दिशा में गति करता है। अगर इस साइड गति करते यहाँ पे अगर आया था तो इधर चला जाता है या इधर चला जाता है, वो स्पर्श रेखा की दिशा में गति करके दूर गिर जाता है, क्योंकि उसको पर्याप्त जो मिलने वाला अभिकेंद्र बल है उसका मान 0 हो जाता है। अब जैसे ही अभिकेंद्र बल नहीं मिलता वो वृत्तीय गति को समाप्त कर देता है, फिर वो स्पर्श रेखा की दिशा में गिर जाता है। अब दूसरा महत्व ये है कि आप लोगों ने देखा होगा कि किसी कीचड़ से, धूल से, इन सब से बचने के लिए वाहन के पहियों के पीछे क्या लगाया जाता है, मडगार्ड लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है, मडगार्ड। तो ये क्यों लगाया जाता है, क्योंकि क्या होता है, ये पहिया तो वृत्तीय गति कर रहा है ना, ये वृत्तीय गति कर रहा है, किंतु यहाँ पे अगर कीचड़ है, यहाँ पे सपोज कीचड़ है, पहिया क्या कर रहा है, वृत्तीय गति कर रहा है, लेकिन यहाँ पे अगर कीचड़ है तो कीचड़ को तो यहाँ से अभिकेंद्र बल नहीं मिल रहा है ना, यानी कि कीचड़ के पास अभिकेंद्र बल नहीं है, इसलिए वो वृत्तीय गति नहीं कर पाता है। तो क्या होता है, स्पर्श रेखा की दिशा में गति करता है। तो जिससे क्या होगा, अगर मडगार्ड नहीं लगा होगा, यहाँ पे सपोज मडगार्ड नहीं होगा तो कीचड़ सीधा यहाँ पे जो व्यक्ति बैठा रहेगा उसको लगेगा। सेम सामने वाले चक्के की बात करेंगे, पहिए की, तो उधर सामने जो साइकिल चला रहा है उस पर जाके लगेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, धूल और जो कीचड़ है ये यहाँ इसको पर्याप्त अभिकेंद्र बल नहीं मिलता, इसलिए वो ऊपर गति करते हैं, स्पर्श रेखीय दिशा में गति करते हैं, इसलिए वाहन को बचाने के लिए हम मडगार्ड लगाते हैं। अब अभिकेंद्र बल के कुछ उदाहरण देखते हैं। सबसे पहला उदाहरण है क्रिम पृथकारी। क्रीम पृथकारी का उपयोग कैसे करते हैं, क्रीम निकालने के लिए। दूध को, ये जो एक क्रीम दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे, एक चित्र है क्रीम पृथकारी का, इसको क्रीम सेपरेटर भी बोलते हैं। इसमें क्या करते हैं, दूध को डालते हैं, फिर उसको घुमाया जाता है, तो क्या होता है दूध के कण जो है वृत्तीय मार्ग में घूमते हैं, क्योंकि उनको अभिकेंद्र बल मिलता है, दूध के कण वृत्तीय मार्ग में घूमते हैं। अब क्या होता है, यहाँ पे जो क्रीम होता है, तो क्रीम के जो कण होते हैं वो दूध के कण से हल्के होते हैं, तो हल्के होने के कारण उनको मतलब वो कम, जैसे ये वृत्तीय मार्ग कम त्रिज्या का वृत्तीय मार्ग हो गया, तो और दूध के कण ऐसे अधिक दूर पे ऐसे बर्तन के पास पास घूमते रहते हैं, लेकिन जो क्रीम के कण हल्के हैं इसलिए वो कम वृत्ताकार मार्ग पे, छोटे वृत्ताकार मार्ग पे घूमते रहते हैं। तो क्या होता है, यहाँ पे दूध के कण रहते हैं, यहाँ पे दूध के कण रहते हैं और यहाँ पे क्रीम इकट्ठा होते जाता है, तो जिससे क्या होता है, हम क्रीम को सेपरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी अभिकेंद्र बल का ये उदाहरण है बहुत अच्छा। अब दूसरा उदाहरण देखते हैं हम, अपकेंद्र शोषक। ये इसको सेंट्रीफ्यूगल ड्रायर भी कहते हैं। ये एक टाइप का यंत्र है जिसका उपयोग लॉन्ड्रियों में क्या करते हैं, कपड़ा सुखाने के लिए किया जाता है। इसमें क्या होता है, एक छिद्र युक्त बेलन होता है। इसमें क्या करते हैं, हम गीले कपड़े को डालते हैं और उसको तेजी से घुमाते हैं,
करते हैं, तेज़ी से घुमाते हैं, तो क्या होता है, जो कपड़े हैं वो बेलन की दीवार से ऐसे टकराते हैं, बेलन की दीवार से क्या होंगे, टकराते हैं, जिससे क्या मिलता है उनको, अभिकेंद्र बल मिलता है प्रतिक्रिया फलस्वरूप। तो अब ये कपड़े तो वृत्ति गति कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे देखो ये छिद्र है, इसके कारण क्या होता है, पानी की बूंदों को अभिकेंद्र बल नहीं मिलता, जिससे क्या होता है वो वृत्ति गति नहीं करते, उनमें जड़त्व हो जाता है। तो जड़त्व के कारण मतलब पानी की बूंदें वहीं पे रुक जाती है और कपड़े घूम जाते हैं। तो क्या होगा, पानी की बूंदें नीचे आ जाती है जड़त्व के कारण और कपड़ा घूम कर इधर इधर आ गया। तो क्या होगा, पानी की जो बूंदें वो कपड़े से बाहर निकल गए, तो कपड़ा क्या होगा, सूख जाएगा। अब देखते हैं हम तीसरा उदाहरण। आप लोग मेले जाते होंगे तो देखे होंगे कि एक झूला होता है, चक्करदार झूला, गोल गोल घूमने वाला। वो जब तेज़ी से घूमता है तो उसमें कुछ घोड़े या ऊँट ये सब बने होते हैं, जिसपे जो बच्चे बैठते हैं। तो क्या होता है, जब वो वृत्तीय गति करता है तो क्या होता है, वो थोड़ा झूले से थोड़ा दूर क्या होता है, हट जाते हैं। इसका कारण क्या है कि इसको भी वृत्तीय गति करना है, तो इसको भी वृत्तीय गति करने के लिए क्या है, अभिकेंद्र बल की आवश्यकता है, अभिकेंद्र बल की आवश्यकता है ना। तो वो ऐसे पथ पर गति करता है जहाँ पे उसको आवश्यक अभिकेंद्र बल प्राप्त हो, तो ये ऐसा लगता है कि ये दूर जा रहे हैं। ठीक है, इसके दो और बहुत इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं जो एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, तो हम वो नेक्स्ट क्लास पे करेंगे। अभी हम एक आंकिक प्रश्न कर लेते हैं हल। देखो प्रश्न क्या है, 4 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड 8 मीटर व्यास के वृत्तीय मार्ग पर 600 मीटर पर मिनट की एक समान चाल से घूम रहा है। अभिलंब त्वरण एवं अभिकेंद्र बल की गणना कीजिए। देखो इस प्रश्न में क्या दिया गया है, द्रव्यमान बराबर 4 किलोग्राम। अब यहाँ पे हमको त्रिज्या चाहिए, है ना, हमको विकेंद्र त्वरण चाहिए। विकेंद्र त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है, v²/r, यानी कि v चाहिए और r चाहिए। और अभिकेंद्र बल की गणना करना है, तो विकेंद्र बल अगर हमको त्वरण मिल जाता है तो हम उसमें द्रव्यमान का गुणा करके अभिकेंद्र बल प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारे पास द्रव्यमान दिया है 4 किलोग्राम। अब यहाँ पे व्यास दिया गया है, तो अगर व्यास का आधा कर दे तो हमको त्रिज्या r मिल जाएगी। तो 4 का आधा हो गया, 8 का आधा हो गया 4 मीटर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो वृत्तीय मार्ग पर 600 मीटर पर मिनट की एक समान चाल से, यानी कि चाल v बराबर दिया है, लेकिन ये देखो ये मिनट में है तो इसको हम सेकंड में डिवाइड कर लेंगे, इसलिए हम लोग 1 मिनट बराबर 60 सेकंड, तो 600 को 60 से डिवाइड कर दिए तो कितना मिल गया हमको, चाल v बराबर 10 मीटर पर सेकंड मिल गया। ठीक है, अब हम अभिकेंद्र त्वरण का सूत्र लगा देते हैं। अभिकेंद्र त्वरण बराबर क्या होता है, v²/r होता है। तो v की वैल्यू है, पुट कर दो, फिर उसको कैलकुलेट कर दो, आपको v की वैल्यू अभिकेंद्र त्वरण की वैल्यू मिल जाएगी 25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब अभिकेंद्र बल क्या होगा, अब हमको अभिकेंद्र त्वरण मिल गया तो उसमें द्रव्यमान है हमारे पास 4 kg, उसको हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो हमको मिल जाएगा अभिकेंद्र बल। ये कक्षा कार्य आप लोगों को करना है और ये होमवर्क भी करना है। थैंक यू।